नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यौगिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेहतर तरीके से जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो मिट्टी है, इसे समझेंगे। इसे समझाने के लिए हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रहलाद भाई जी, जो वैसे तो टोंक राजस्थान से हैं लेकिन अभी इस आबू की धरती पर रह रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण के अंतर्गत ही तपोवन तपोभूमि है, जहाँ पर वो कृषि के कार्य में किसानों को भी हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं और सरकार को भी हेल्प कर रहे हैं। सरकार किसानों को ट्रेनिंग्स के लिए तपोवन में भेजते हैं और ये उन्हें ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे, कैसे वो सहायक कृषि अधिकारी थे लेकिन स्वेच्छा से अपने जॉब उन्होंने छोड़ा और पूरी तरीके से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस धरती माता को स्वर्ग बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रहलाद भाई जी। ओम शांति। सभी अन्नदाता, भारत की शान किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज आप सब इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि रसायन खेती घाटे का सौदा हो रही है और किसान को जितनी लागत उसमें लगाई जाती है उसका कभी कभी तो मजदूरी माना खुद की मेहनत का भी मेहनताना नहीं निकलता। और आप सब समझ रहे हैं कि इस रसायन खेती के कारण ही पांचों तत्व भी दूषित हुए हैं, पर्यावरण दूषित हुआ है और पर्यावरण दूषित होने के कारण आज आप देख रहे हैं जो अन्न हमें मिल रहा है वो जहर वाला जहर युक्त मिल रहा है। जो उसी का कारण अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ये केमिकल खेती नहीं थी उससे पहले हमारा स्वास्थ्य कितना ठीक था, लेकिन आज हम देखते हैं हॉस्पिटलों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये क्या सच्चा विकास है? गांव घर घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है, कोर्ट कचहरी में आप केस बढ़ते हुए देखेंगे और मानसिक और शारीरिक रीति से मानव जाति जो है कमज़ोर होती जा रही है, माना विकास न और अविकास की ओर उसका जीवन चला जा रहा है। तो जैसा कहते हैं, जैसा आहार विचार कर्म व्यवहार संस्कार वैसा ही परिवार संसार। तो अभी परमात्मा की योजना है फिर से इस दुनिया को पावन सुख शांतिमय बनाना, श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना। तो संस्कार परिवर्तन का आधार है आहार और विचार। तो शुद्ध मन से शुद्ध आहार जब किसान परमात्मा की याद में खेत पर ही प्रभु प्रसाद का निर्माण करता है, और इस विधि का नाम है शाश्वत योगी खेती। ये शाश्वत योगी खेती एक नए युग के लिए नई आयाम है, नई खेती है, पद्धति है। अभी गवर्नमेंट सरकार यौगिक प्राकृतिक खेती पर प्रोत्साहन किसान को कर रही है, लेकिन आप हम सब समझते हैं इस बात को कि जो जैविक खेती हम करते हैं गो आधारित, सिर्फ गो आधारित खेती करने से उत्पादन उनको उस लेवल पर लाने के लिए 2-3 वर्ष लग जाते हैं और किसान इतना इंतज़ार नहीं कर पाता। लेकिन आप देखेंगे कि जैविक प्राकृतिक खेती के साथ हम योगी खेती को समझते हैं तो पहले साल ही किसान को उत्पादन भी मिलता है अच्छा, जो केमिकल खेती के बराबर मिलता है। दूसरी बात, जो उत्पादन मिलता है वो पौष्टिक शुद्धता के साथ में सात्विक होता है, जिस अन्न के सेवन से हमारा जो स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हम संपूर्ण स्वास्थ्य उसको कहेंगे जहाँ तन भी स्वस्थ है, मन भी तंदुरुस्त है और संबंध संपर्क भी मधुर है, तो उसी को हम संपूर्ण स्वस्थ कहेंगे, जीवन कहेंगे। तो इसका प्रभाव हमारा मन के विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ रहा है और अन्न का प्रभाव मन पर पड़ रहा है। तो ये एक दूसरे का पूरक हैं। अब मन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़कर ही हम मन को एक शुद्ध बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। निर्मल मन माना उसके किसान के मन में सदा स्वयं और सर्व के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प भावनाएं और कल्याणकारी वासुदेवाई कुटुंबकम भावना का निर्माण होता है। और इस
भावना संकल्पों के साथ वो जब खेती गो आधारित करता है तो उसका जो आहार मिलता है वो पौष्टिकता के साथ सात्विक होता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज ये शाश्वत यौगिक खेती पद्धति जो यहाँ तपोवन में एक मॉडल, छोटे से छोटा किसान भी, 1 बीघा भी ज़मीन है, वो भी कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, कैसे वो बाज़ार से मुक्त बन सकता है, ट्रैक्टर मुक्त खेती वो कर सकता है। और आप हम सब जानते हैं कि अभी ज़मीन धीरे धीरे घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी हालात में शाश्वत यौगिक खेती पद्धति के साथ में अगर हम मल्टी लेयर खेती करते हैं तो ही किसान आत्मनिर्भर बन पाता। तो यहाँ हमने छोटे से एरिया में भी मॉडल तैयार किए हैं और इस मॉडल को देखकर सरकारें भी और कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको विकसित खेती है। तो सभी ने ये इच्छा जाहिर की है कि समय की आवश्यकता है। तो शाश्वत यौगिक खेती हम कैसे करें, उसके लिए जो है यहाँ ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम रहता है। सरकारें भी किसान को अपने खर्चे से आत्मा योजना के तहत भेज रही है और महीने में लगभग 3-4 बैच 150 किसानों के आते रहते हैं और इस खेती को सीख कर जा रहे हैं। और ऐसी खेती जो छोटा किसान भी कर सकता है। और उसको इस खेती के करने से क्या होता है, एक तो रिस्क, जो मौसम परिवर्तन आज सबसे बड़ी चैलेंज हो गई है किसान के पास साथ में, तो उसमें 5 लहर की वो खेती करता है। तो इस तरह से उसको मोटिवेट किया गया है कि वो अधिक गर्मी, अधिक सर्दी में भी उत्पादन ले सकता है और उसको 3 महीने बाद निरंतर पैसा मिलता है, कभी किससे। तो इसमें मल्टी लेयर खेती में यहाँ हम क्या किसान को बताते हैं कि एक तो उसको बेड पर खेती करना सिखाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करना उनको बताते हैं, जिस पर वो एक ही बेड से जमी कंद वाली, फिर उसके बाद में पत्तों वाली जैसे मेथी, धनिया, पालक है, जमी कंद में आप देखेंगे अरबी है, हल्दी है, अदरक है, और फिर मध्य में टमाटर है, करेला है, खीरा है, और फिर उसके ऊपर हाइट में 6 फीट की हाइट में जाल पर लौकी है, तुरई है, बेल वाली कुंदरू है। तो ये चीज़ें 15 फीट के पाले में देशी पपीता देते हैं। तो एक ही जगह से, एक ही मेहनत से किसान को जो है 5 चीज़ें मिलती है जी। और हर 3 महीने बाद उसको निरंतर पैसा इनकम होने लग जाता है। तो स्वाभाविक है वो अपना बाजार से वो मुक्त बनता है। उसमें हम चारों तरफ उनको ये भी बताते हैं कि सूक्ष्म पर्यावरण के लिए आप फलदार पौधे लगाएं, ताकि हमारे जो मित्र पंछी हैं वो वापस आएँ, हमारा जो मित्र केंचुआ है वो वापस हम इस प्रोडक्ट जो गो आधारित बनाते हैं और उसी को तरल खाद के रूप में हम देते हैं, तो हमारा एक नीचे जीवंत हमारी धरा हो जाती है। अभी केमिकल खेती से हमारी धरा एक मरण शैया पर आ गई है, उसमें जीवांश जो जीवाणु होने चाहिए वो मर चुके हैं। तो इस खेती से गो आधारित और योग के प्रयोग से परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा प्यार प्रकृति को भी चाहिए, पौधों को भी चाहिए, जीव जंतुओं को भी चाहिए। तो एक योग सीख कर किसान योगी बनकर ये शाश्वत योगी खेती सहज कर सकता है जब वो अच्छी रीति से ट्रेनिंग ले लेता है जी। तो इस रीति से वर्तमान समय में कैसे हम कम लागत से अधिक मुनाफा लें और कैसे हम किसान को बाज़ार से मुक्त करें, मंडी से मुक्त करें, क्योंकि बिचौलिया उसका जो मेहनत का बाज़ार भाव भी नहीं मिलता। और आज हम देखते हैं शहरों में हर एक फैमिली डॉक्टर बन गया है, लेकिन अब वो शारीरिक बीमारियों को तो ठीक कर सकता है, लेकिन मानसिक बीमारियां जो किसानों में अन्न के द्वारा, दूषित अन्न के द्वारा बढ़ रही है और किसान खुद तनाव में होकर पैदा कर रहा है, अन्न उगा रहा है, तो उसके मन का प्रभाव भी अन्न पर जा रहा है। इसलिए मानसिक बीमारियां अधिक बढ़ रही है। तो मानसिक बीमारियों का डॉक्टर भी यही कहते हैं कि भाई आपको अन्न और पानी का वजह से ये सब हैं, अन्न की दूषित वजह से ये सारी मानसिक बीमारियां, तनाव बढ़ रहा है। जी, आगे इसके बारे में जानेंगे,
लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप कृषि अधिकारी थे जी। सहायक कृषि अधिकारी के पद से आप स्वेच्छा से अपने सेवानिवृत्त होकर हाँ, के आप इसमें आए, क्यों आए? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम सहायक कृषि अधिकारी थे, हम केमिकल खेती को किसानों के बीच में जाकर बताते थे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय से हमारा जुड़ा हुआ 1996 से, और हम जब यहाँ आए तो इसका यहाँ कई प्रभाग बने हुए हैं। उसमें से एक है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। तो ये हमें अच्छा लगा, और यहाँ हमें यहीं से कंसेप्ट मिला हमें शाश्वत योगी खेती क्या है, योग का प्रयोग हम खेती में, संकल्पों का खेती में प्रयोग करके कैसे उत्पादन ले सकते हैं, कैसे धरा और फल पौधों को जो है हम प्रेम देकर, परमात्मा प्यार देकर हमें कैसे विकसित करके उनको अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो जब हमें ये अमृत पैदा कर अमृत खिलाने वाली खेती का हमें यहाँ अनुभव हुआ, प्रैक्टिकल में हमने किया, और उससे ये लगा, फिर हमने किसानों के साथ में जो हम बता रहे थे जहर खाना जहर खिलाना, हमने समझ में आया ये तो पाप है और सिखाने वाला ज़्यादा दोषी है। तो हमने तय किया, ये हमारी आत्मा मन ने गवाह नहीं दिया, और हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर इस पर काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी हम इसी पर काम कर रहे हैं उसी तरह से किसानों के बीच में। लेकिन ये दुआओं लेने वाली जो सेवा हमें पसंद आए, वो प्रभु पसंद ही सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, तो ये सेवा हम दे रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे टोंक राजस्थान से आप हैं जी, तो यहाँ पर देखा जाता है कि पानी का जो स्तर है, भूजल है स्तर, वो कम है। हाँ, तो फिर भी हम कर सकते हैं क्या ये ऑर्गेनिक खेती? देखो, ये पानी का स्तर डाउन क्यों गया? क्योंकि इस पर केमिकल खेती से 12-9 इंच पर एक परत बन गई। अब जो ही बरसात का पानी आता है, केंचुआ हमारा मर गया, समाधि में चला गया, तो उस कठोर परत से वो पानी नीचे अंडरग्राउंड नहीं जाता। और जबकि हमारा केंचुआ एक पोस्टर जमीन को बनाता था, आना जाना 15 फीट तक वो होता था, एक रास्ते से दूसरे रास्ते से, तो जो भी बरसात का पानी जाता था वो नीचे अंडरग्राउंड जाता था, तो पानी हमारा बना रहता था। लेकिन धरती में आज वो पानी हम ले तो रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है, इसलिए अंडरग्राउंड पानी भी हमारा कम पड़ रहा है। दूसरी बात, केमिकल औषधि प्रयोग से हमारा पानी जो है उसका स्तर भी दूषित हो गया, है ना, केमिकल वाला हो गया, ऊसर ज़मीन हो गई और ऊसर पानी हो गया। हमें यहाँ देखने को मिला कि हमारे पास में आरोग्य वन स्थान है, यहाँ 4000 TDS का हमें जो है पानी, जिसको पीते भी खारा लगता है, पी भी नहीं सकते। यहाँ पर हमने जब योग का प्रयोग किया, आज वो 1200 TDS का रह गया, पीने लायक हो गया, फसलें लायक हो गया। जबकि वो पानी ऐसा था, वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिकों ने कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आज वहाँ अच्छा आलू हो रहा है, सब्जियाँ हो रही है। तो हम योग के प्रयोग से और मनसा शक्ति सकाश से, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों को भी हम पावन बना सकते हैं, माना दूषित को शुद्ध बना सकते हैं। तो ये योग जो है, राजयोग, जो परमात्मा प्रदत्त एक शिक्षा है, और उसका अभ्यास करके हम परमात्मा जो कहते हैं पराभौतिक शक्ति ऊर्जा, उससे किसान आत्मा जो ऊर्जा है उस मन स्वयं का संबंध जोड़ता है, और उन ऊर्जा को ही फिर वो सकाश के रूप में, संकल्पों के रूप में धरती को देता है। तो पानी में सिर्फ आप योग करके उसको परिवर्तन किए हैं या फिर कुछ और भी मिलाया है? नहीं, उसमें पानी को हम, यही स्रोत को हम सकाश देते हैं, तो उस स्रोत में चेंज होता है। जैसे कि आज आपको बताएं कि जापान के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 2 गिलास लिए और पानी पर संकल्पों का कैसे प्रयोग होता है, भावनाओं का कैसे, तो उन्होंने रास्ते में 2 गिलास रखे, एक पे प्रेम लिख दिया शब्द, एक पे खराब घृणा शब्द लिख दिया। अब चौराहे पे जो भी जाते उन पर दृष्टि डालते तो वो भावना से उस पानी को देखते। तो प्रेम वाले भावना का जब देखा गया, उनका जांच किया गया, तो उनके क्रिस्टल जो है सुंदर थे, चमकते हुए थे। जबकि वो घृणा वाला पानी, उसका टेस्ट किया गया तो बिखरे हुए क्रिस्टल थे और श्याम कलर के, गंदे कलर के थे। तो पानी पर हमारे संकल्पों का बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो तो कोई जो मान लीजिए किसान जो पढ़े लिखे नहीं है तो भी वो संकल्पों से प्रयोग कर सकते हाँ, हैं। किसान तो बड़ा वैज्ञानिक है। पहले आज के खेती जब केमिकल नहीं थी तो वो भावना से, चलो उनको ज्ञान नहीं था भगवान का यथार्थ ज्ञान, लेकिन भगवान से वो भावना से जुड़े हुए होते थे प्रकृति के और साथ भी। खेती का हर कार्य भगवान को भावना से याद करके शुरुआत करते थे, चाहे वो हल की पूजा करके, धरती की पूजा करके। तो वहाँ जो भावना थी तब भी हमारा अन्न शुद्ध था। जी। लेकिन अभी हम ज्ञान युक्त, भावना युक्त जब परमात्मा से किसान जुड़ता है भगवान से, तो वो और ही ज़्यादा सात्विक बन जाता है। जी, बीच में हम थोड़ा सा कह सकते ग्रीडी हो गए थे। हाँ। लोभ के कारण भी केमिकल हाँ, ज्यादा ये डालते थे। देखो, ये भी समय की आवश्यकता थी केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि लगातार काल पड़ने से भूखमरी की अवस्था आ गई थी। पालना था, लेकिन वैज्ञानिक और हमारी जो कृषि राजनेता उन्होंने मिलकर ऐसा किया। तो ये जो केमिकल खेती फर्टिलाइजर वगैरह देना, ये एक टॉनिक के रूप में शुरू किया था। लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में लेकिन डालते। थोड़ा सा किसान को उत्पादन अच्छा लगा तो उसको अधिक लोभ, अज्ञानतावश, स्वार्थवश वो अधिक करने लगा, अंधाधुंध करने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत बड़ा दूषित परिणाम केमिकल का हम देख रहे हैं। मान लीजिए एक जने कितने सालों से, 30-40 सालों से उनके जो खेत है उसमें उन्होंने केमिकल्स डाला है, फसल उगाए हैं, तो अचानक वो चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती बनाए, प्राकृतिक खेती करें, उपज जो है वो प्राकृतिक तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा पहले? उनको देखो, ये ट्रेनिंग तो जरूर लें, क्योंकि समय काल चक्र अनुसार कृषि पद्धति भी चेंज होती है। तो अभी ये कृषि समय की आवश्यकता है। ये प्राकृतिक ऋषि कृषि परंपरा वाली खेती है, तो इसको सीखना जरूर है। हाँ, भले ही आप ज़्यादा एरिया में से शुरू ना करो, लेकिन सीख कर थोड़े से हिस्से से शुरुआत करो और अनुभव लो। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले साल से एक तो हमारी जो केमिकल वाली नेगेटिव धरा हो गई है वो पॉजिटिव हो जाती है, और गाय पालन करके हम इस खेती को कर सकते हैं। एक देशी गाय रखकर हम 10 एकड़ तक की शाश्वत योगी खेती कर सकते हैं। उसके गोबर गोमूत्र में वो ताकत है। लेकिन आज हमने स्वार्थवश, वहाँ भी दूध के स्वार्थवश भैंस पाल ली, जर्सी गाय पाल ली, उनके गोबर गोमूत्र में कोई वैल्यूएबल कोई वो जीवाणु नहीं है, जीवांश नहीं। लेकिन हमारी जो देशी गौ माता दिखाई है श्री कृष्ण के साथ, उसका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए पहले के टाइम में दहेज में भी कन्या को गोदान करते थे, ब्राह्मण को भी अच्छे कार्य में गोदान किया करते। लेकिन आज ये परंपरा लुप्त हो गई और इसका खेती पर बहुत बड़ा बुरा असर आया है। तो वापस हम गोधन को साथ में रखते हुए, इसलिए आपने देखा होगा गिरिधर गोपाल का एक चित्र है, उसमें श्री कृष्ण जी ऊपर इशारा किए हुए हैं, और वो इशारा इसी में कंसेप्ट है इस खेती का, शाश्वत योगी खेती का, कि एक शाश्वत परमात्मा की याद में रहकर गोपालन करके शुभ श्रेष्ठ संकल्प भावनाओं के साथ की गई खेती को शाश्वत योगी खेती कहते हैं। और जिस अन्न फल सब्जियों के आहार से सबकी सुरक्षा है, इसलिए वो छत्र छाया बताइए, गोवर्धन पर्वत, और बाहर अतिवृष्टि बताइए, लेकिन उस छत्र छाया के नीचे सारा जन धन भी है, गोधन भी सुरक्षित है। तो आने वाले समय में जो ये केमिकल से दूषित परिणाम, 5 तत्व दूषित हो रहे हैं, मैं तो अनुभव से कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, ये जो केमिकल खेती आने वाले टाइम पे नहीं आपको देने वाली कुछ भी, लेकिन परमात्मा की याद में शाश्वत योगी खेती गो आधारित है, इसको पालन करके करेंगे, यही आपका एक जीवन निर्वाह का लिए एक खेती होने वाली है। जी, तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब ज़मीन को फर्टिलाइजर से मुक्त करने के लिए तो सबसे शुरुआत क्या करें? इसमें हम खेती में 8 चरणों में ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें भूमि और जल व्यवस्थापन कैसे करें, उसका शुद्धिकरण संस्कारित कैसे करें। तो 2 रीति से हम ट्रेनिंग देते हैं, एक तो भौतिकता के आधार पर, एक आध्यात्मिकता के आधार पर। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय है ये शाश्वत योगी खेती। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का जो वैज्ञानिक भी है, उन्होंने भी ये सिद्ध किया था। उन्होंने भले ही उस पराभौतिक शक्ति की बात समझ में परिचय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संसार में जो भी ऊर्जा है उसका एक केंद्र बिंदु, एक बिंदु है जो
उन्होंने पराभौतिक ऊर्जा का नाम दिया। लेकिन वही परम बिंदु, वो परमात्मा जो पराभौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी से किसान को परिचित होकर उससे जोड़ते हैं। आत्मा भी एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को उस ऊर्जा से कनेक्ट कराते हैं। तो हमारी जो तमो प्रधान स्थिति हो गई आत्माओं की भी, वो भी उस योग से प्रबल से सत्व प्रधान बनती है। और किसान का सबसे पहला फायदा ये होता है कि उसका जीवन निर्वेशनीय हो जाता है जब वो राजयोग का अभ्यास करता है। तो प्रसन्नता और संतुष्टता उसके जीवन में आती है, और खुश रहकर वो जब वो खेती करता है तो वो वाइब्रेशन खेत में भी जाते हैं, और परमात्मा की याद में संकल्पों के साथ खेती करते हैं, वहीं वो प्रभु प्रसाद बन जाता है। तो प्रभु प्रसाद का तो आपको महत्व समझ में आता ही है जी। भक्ति मार्ग में भी जब समर्पित कर देते हैं, हम अर्पण कर देते हैं भावना से, तो वो प्रभु प्रसाद का कितना महत्व मंदिरों में हम समझते हैं। तो पहले हम अपने जो खेत है उसे प्रभु को समर्पण करें। हाँ, इसमें 8 चरणों में जैसे भूमि का हो गया, जल का हो गया, फिर हमारा होता है फसल सुरक्षा का 8 चरण माना। एक सूक्ष्म पर्यावरण भी होता है, उसमें एक ध्वजारोहण भी हम करते हैं, परमात्मा का जो फ्लैग बना हुआ है। दूसरी बात, हम सूक्ष्म पर्यावरण का उसमें बात करते हैं। कर्म पर्यावरण मतलब क्या जो हमारा चारों तरफ हमें जो पेड़ पौधे लगाने, क्योंकि हमारे मित्र कीट का आवास हमने खत्म कर दिया। ओके, तो क्या क्या पेड़ पौधे लगाते हैं? वो पेड़ पौधे हम ज़्यादातर इससे की इनकम भी होती है। जैसे हम फलदार पौधे लगाते हैं, उन्हीं को चयन करते हैं। पहली लाइन में हम बड़े वाले, दूसरी लाइन में क्रॉसिंग में हम छोटे वाले, तो किसान को इनकम भी होती है। पहले लाइन दूसरी लाइन कैसे तय करते हैं? वो हम 15 फीट के फासले में जो भी हम बनाते हैं, चाहे 1 बीघे का ही मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हम तय करते हैं। वो ट्रेनिंग में हम सब सिखाते हैं। तो 8 चरणों में एक चरण ये भी है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उसका धन्यवाद करते हैं, प्रकृति माँ का और प्रकृति पति परमात्मा का आभार प्रकट करके ही हम उनको सेवन करते हैं। और फिर ऐसी मन की भावना से करते हैं कि इस अन्न को जो भी पाए उसका भी मन शुद्ध हो जाए। तो ये भावना से वो अन्न शुद्ध होता है। और कहते हैं ना, अन्न से तो मन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। अन्न और मन का, मन और अन्न का, विचारों का और आहार का, और यही हमारे संस्कारों को प्रभावित करता। ओके, तो अभी हम जानना चाहेंगे, ये आभार प्रकट करना है बाद में, और पहले भी परमात्मा का आह्वान करना है, और जल के बारे में भी आपने कहा। तो जो आप फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उससे क्या यूज करते हैं? ये फर्टिलाइजर जो यहाँ प्राकृतिक हम बनाते हैं, ये गो आधारित बनाते हैं, जो हमारे पुराणों में आयुर्वेदिक उसमें है, जैसे कुणाप जल है। तो इसमें किसान को बाजार में जाना नहीं होता। जीवामृत जो बनाते हैं, हाँ, कुणाप जल है, जीवामृत है, और भी जो प्राकृतिक स्थिति से हम, ऐसे ही हम फसल सुरक्षा के लिए भी औषधियाँ भी हम प्राकृतिक रीति से बनाते, नीम के, जैसे नीमार्क है, 10 पर्णी अर्क है। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल में किसान को ट्रेनिंग में बताते हैं। तो ये कहाँ मिलता है, अपने आप बनाते हैं? ये किसान के आसपास में मिल जाता है। ओके, तो किसान को बाजार में जाना है, पैसे देने की जरूरत नहीं। फिर हम किसान को देशी बीज वापस लाने की बात कहते हैं, और नर्सरी का भी पौधे वो खुद का खुद तैयार करें, बीज खुद तैयार करें, बाजार में उसको जाना ही नहीं पड़े। अभी बाजार के बंधन में किसान इतना आ गया कि खाद के बारे में वो जा रहा है, पेस्टिसाइड के बारे में वो जा रहा है, बीज के बारे में वो जा रहा है, तो वो बंधन हो गया और वो सारा पैसा बचता है वो किसान का बाजार में जा रहा है। जब वो थोड़ी सी मेहनत इस विधि से करता है, उसका पैसा बचता है, और पौधे भी वो खुद तैयार करता है, बीज भी वो तैयार करता है। तो इन छोटी सी मेहनत से वो जब पैसा बचता है, और फिर दूसरा उसका सबसे बड़ा पैसा बचता है व्यसनों का। आज तंग में आने के कारण कर्जवान होता जा रहा है किसान, तो उसको समझता है कि हम थोड़ा व्यसन करेंगे, शराब पीना, बीड़ी गुटखा जर्दा, ये व्यसन करने से, तो उससे उसकी समाप्ति नहीं है। जब मन हमारा शुद्ध होता है, विचार हमारा राजयोग से जब हम जुड़ता है किसान, तो वो सहज वो मनोबल उसका आता है, और ऐसी विकृत स्वभाव संस्कार जो बन गए हैं उनको भी वो सहज त्याग ले। तो निर्वेश नहीं, तो उसका पैसा बचता है। फिर बीमारी में जो पैसा जा रहा है उसका पैसा बचता है। तो सहज ही किसान आत्मनिर्भर बन जाता है। जी बिल्कुल, और ये समय की आवश्यकता भी है। बिल्कुल। तो आपने एक बात कही थी कि हम पहले फलदार वृक्ष लगाते हैं ना, फिर थोड़ा और कुछ वृक्ष लगाते हैं,
तो किसानों को हर तरफ से मुनाफा मिलता है। तो डिसाइड कैसे करते हैं, सूर्य को देख के या कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा? वो हम जैसे दिशा के हिसाब से, जैसे हमें इधर ज़्यादा हवा चलती है तो उस साइड में हम बड़े वृक्ष लगाते हैं। ओके। और पूर्व इधर हम छोटे वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि सूर्य इधर से इधर जाता है तो उनको धूप भी चाहिए, अच्छी धूप भी चाहिए। तो इस तरह से हम उनको निर्धारण करते हैं। सारा ट्रेनिंग में 3 दिन में हम उनको बताते हैं। और फिर हमारी बुक्स बनी हुई है, 4 बुक्स हैं शाश्वत योगी खेती के नाम से। उनको फिर वो खरीद के ले जाते हैं और फिर हम उनको टेलीफोन नंबर भी देते हैं, ताकि कोई समस्या आए तो फिर हम उनको गाइड भी करें। जी। तो यहाँ जो तपोवन है, यहाँ आबू रोड, माउंट आबू के आसपास के इलाके में आपको क्या लगता है कि हम क्या अच्छे उगा सकते हैं? हम सभी कर सकते हैं। आप आएंगे तपोवन में, आप देखेंगे तो यहाँ हर प्रकार के, जहाँ कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ अंगूर हो रहा है, यहाँ केले की फसल हो रही है, फलदार सभी फसलें मिल जाएगी, सब्जियाँ सभी मिल जाएगी, अन्न वाली सब्जियाँ मिल जाएगी। हाँ, यहाँ मुख्य हम देखते हैं कि बाहर किसान ज्ञान ज़्यादा न होने के कारण मुख्य सिंगल फसलें करते हैं, जैसे सौंफ करते हैं, अरंडी करते हैं। तो सिंगल फसलों में बहुत रिस्क होती है। मान लो अधिक बीमारी हो गई, मौसम की मार हो गई, तो किसान हाथ धो के बैठ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसको एक के बाद एक कहीं ना कहीं पैसा मिलता रहता है, रिस्क नहीं होती। और आज मौसम तो आप देखेंगे किसानों के लिए कितना चैलेंज हो गया। अब वो बुआई का टाइम आता है तो बरसात आ जाती है, कटाई का समय होता है तो बरसात आ जाती है। कौन से समय? क्योंकि ये हम किसान नहीं अपने कर्म से ये सामने आ रहा है ये, क्योंकि किसान जब मर्यादित था, इनसे छेड़छाड़ नहीं की थी इन्होंने केमिकल डालकर, तो 4 महीने की ऋतुएं अलग अलग होती थी। किसान या हम भी जिम्मेदार है ना? नहीं, इसमें जिम्मेदार तो सभी हो गए, लेकिन मेन जिम्मेदार किसान है, क्योंकि अन्न आहार खिलाने वाला तो वो है। और आहार का प्रभाव सब पर पड़ता है, चाहे वो योगी खाओ, चाहे भोगी खाओ, चाहे कर्मचारी खाओ, चाहे राजनेता खाओ। जी। इसलिए भगवान का भी कार्य किसान के बिना नहीं चल सकता नया सृष्टि के निर्माण में, क्योंकि ऊपर है दाता भगवान। हम मानते हैं पालनहार वही हैं, लेकिन पालना के निमित्त साकार में है किसान। इसलिए उसको अन्नदाता भी कहते हैं और उसको जगत तात भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे प्रकृति को भी हम माता कहते हैं और उन्हें भी हम अशुद्ध कर चुके हैं। शुद्ध करने की प्रक्रिया आप सिखाते हैं, आपने बहुत सारी बातों के लिए अपने एग्जाम्पल भी दिया। तो ये जानना चाहेंगे कि जो हल चलाते थे पहले, अभी ट्रैक्टर के माध्यम से हम करते हैं, तो उससे भी कुछ ज़मीन को नुकसान होता है क्या? हाँ, अभी देखो, पहले छोटे HP पावर से ट्रैक्टर चलते थे। धीरे धीरे इतनी केमिकल से धरती माँ इतनी कठोर होती जाती है कि PH माना पावर हाउस बढ़ा रहे हैं ट्रैक्टरों के। और एक समय यही आएगा तो वो JCB से खेती करनी पड़ेगी। लेकिन पहले हल से चलता था, क्योंकि केंचुआ मित्र था हमारा, पोषर थी जमीन। ओके। तो केंचुओं को बुलाने के लिए अब क्या करते हैं? अब केंचुओं को बुलाने के लिए वापस हम क्या करते हैं, तो आच्छादन खेती पर उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, हमें गोबर का जो हम गोकृपा योगामृत, योग से तैयार किया और गोकृपा अमृत तैयार करते हैं, उसको जब पानी के साथ देते हैं ना, तो वो जो समाधि में नीचे चले गए वो केंचुआ वापस आ जाते हैं। और आच्छादन करते हैं तो वहाँ नीचे जीवांश की कॉलोनी तैयार हो जाती है। आच्छादन कैसे करते हैं? आच्छादन जैसे हमारा फसल अवशेष बचता है, उसको हम जलाते नहीं और जलाना भी नहीं चाहिए। और उसको जहाँ जमीन है उसको ढक कर हम रखते हैं, उसी को हम आच्छादन कहते हैं। मतलब उससे आप फर्टिलाइजर बनाते हैं? नहीं, अब जैसे 2-3 इंच की हमने परत डाल दी, जो भी खाली जगह है, तो उससे क्या होगा, एक तो खरपतवार जो हमारा बड़ी समस्या है उसका नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार नहीं आता मुख्य फसल के अलावा, तो एक तो आच्छादन से हमारा खरपतवार नियंत्रण होता है। दूसरा, हमारी जमीन में जीवांश की कॉलोनी तैयार हो जाती है, नमी बनी रहती है, इसमें पानी की भी बचत होती है। फसल को जल भरा हुआ नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। अभी आप देखते हैं जंगल में वो आच्छादन स्वतः ही होता है, पत्ते गिरते हैं, उस पर मोटी परत बन जाती है, तो कहाँ वो खरपतवार है? नहीं है ना। तो इसी तरह से हमें खाली जमीन को आच्छादन करते हैं। ये बहुत बड़ा शाश्वत योगी खेती। अच्छा, जो हम नॉर्थ साइड में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में, कि पराली जला, बहुत गलत है। तो उससे हम ऐसे आच्छादन में प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम तो यहाँ चावल की जो होते है, गेहूं की जो होता है, भूसा जो होता है, उसको हम आच्छादन के लिए ला रहे हैं।
ओके और न जानने के कारण किसान उसको जला रहे हैं। ओके। अब जिस स्थान पर जलाया उसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं दिखाई नहीं देते, वो खत्म हो जाते हैं। और बार बार जुताई करने से भी जीवांश डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर मुक्त खेती, एक दफ़ा बेड बना दिया, एक दफ़ा मेहनत हो गई, फिर उस पर सीजनली बीज रोपण करते हैं, बस उसको बार बार जुताई, तो जुताई का भी खर्चा किसान का बचता है। नहीं तो एक छोटा किसान ट्रैक्टर कहाँ खरीदेगा, और मान लो दूसरे से मेहनत से करवाता है तो उसका पैसा इतना लग जाता है कि उसको फिर इनकम कहाँ से मिलेगी। ओके। इसलिए हमें किसान को ट्रैक्टर से भी मुक्त करना। तो ये आच्छादन बहुत एक अच्छा प्रक्रिया है, आच्छादन ये बढ़िया सिखाना चाहिए सबको जी। तो ये हम ट्रेनिंग में बताते हैं भूमि व्यवस्थापन में। और कैसे कर सकते हैं भूमि को व्यवस्थापन? ये हम बेसिक डोज भी हम तैयार, जैसे हरी खाद है, वो सारा हम किसानों को ट्रेनिंग में बताते हैं। हरी खाद के लिए क्या क्या चाहिए? अब वो आप विस्तार से समझेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे छोटी सी बात है कि आपको समय मिले किसान भाइयों, तो आप सरकार के माध्यम से ये ट्रेनिंग जरूर लें। और वैसे भी पर्सनल ले सकते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी जो सेवा संस्थान है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं जी। तो ये भूमि की बात आपने कही, और आप नेचुरल खाद बनाते हैं, जैसे आप छाछ ले लेते हैं, गुड़ ले लेते सब हैं, जो पत्ते, दूध है, मक्खन, घी है, मक्खन है, सबका यूज होता है, वो हम सब बताते हैं प्रैक्टिकल कैसे इनका यूज करना। ओके। तो उससे आप नेचुरल फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। अच्छा, आजकल किचन गार्डन का बहुत प्रचलन है। हाँ, तो ये भी सिखाते हैं? ये भी हम मॉडल में रखा है कि देखो हमें शहर वाले हैं, क्योंकि कल्याण तो हम सबका करना है। अब शहर वालों के पास में खेती नहीं है, लेकिन परमात्मा ने उनको छत तो दी है, तो छत पर भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार शाश्वत योगी खेती आधारित वो सारा प्रोडक्ट भी उसमें दे सकते हैं। कैसे उनको भरना है गमलों को, तो सहज रीति से अपनी आवश्यकता के अनुसार फल भी ले सकते हैं छत पर, सब्जियां भी ले सकते हैं। आज क्या शहर वाले भी क्या करते हैं, जहरीली सब्जियां लाते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो छत को पहले आपको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा? नहीं, छत पे ऐसा करना होता है, वो हमें थर्माकोल के ऐसे हल्के या ग्रो बैग आ जाते हैं, तो वो हल्के रहते हैं छत पर, उसमें गोबर गोमूत्र वो सारा हम बताते हैं उसको कैसे भरना है, फिर उसमें कैसे ग्रो करना है। तो उस विधि से अगर वो करते हैं तो आराम से 7-8, वैसे छोटा परिवार रह गया, 7-8 ज़्यादा एक फैमिली में होते हैं, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो आराम से अपनी सब्जियां, और सब्जियां ज़्यादा सेवन होती है अन्न से, तो ये खुद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप सब्जियां अपने घर के छत पर भी उगा सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स लेने के लिए, जैसे आपने कहा, आप सरकार के माध्यम से आ सकते हैं या अपना खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन आप ब्रह्मा कुमारी जी के संस्थान के नज़दीक सेवा केंद्र से करवा सकते हैं और आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ अपने राजस्थान में आबू के आसपास क्या देख रहे हैं कि हमारे जो क्वालिटी है ज़मीन का, ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है, पानी की कमी ज़रूर है, लेकिन कम पानी से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पानी को बचाने के लिए सरकार भी जो ड्रिप सिस्टम है, फव्वारा सिंचाई है, इस पर अनुदान भी देती है। अगर इन स्कीमों की जानकारी लेकर किसान प्रयोग करता है तो कम पानी से अधिक लाभ ले सकता है। फिर हम खेत का पानी खेत में रहे तो वहाँ जो हम किसान को बताते हैं कि जो किसान खेत का जो ढलान है जिस कोने में, वहाँ 10 बाई 10 का और 5 फीट गहरा खड्डा कीजिए, ताकि आपका जो पानी बरसात का आता है ओवरफ्लो होके, और मेड़बंदी आप कीजिए तो खेत का पानी खेत में रहे, अंडरग्राउंड वो नीचे जाए। और बरसात का पानी जब अंदर जाता है ना, तो हमारा जो केमिकल वाला अशुद्ध पानी है वो भी शुद्ध होता जाता है। जी बिल्कुल। और एक बात पूछना चाह रही थी आपसे कि आबू में पहले टमाटर बहुत होते थे, अब कम होते हैं, तो आपके तपोवन में टमाटर ज़्यादा होते हैं? हमारे देखो, हम तो क्या है, यहाँ यज्ञ में सारा मिलता है, तो सभी संतुलन बनाकर सभी तरह की सब्जियां करते हैं। बाकी किसान क्या है, अंधाधुंध मान लो एक बार टमाटर का मार्केट आ गया तो वो किसान बिना सोचे टमाटर करेगा। अच्छा, और फिर वो बाजार का ध्यान, बाजार में जब टमाटर ज़्यादा आ गया तो भाव कैसे मिलेगा। किसान की यही बुद्धिमत्ता नहीं है, और वो किसी का भाव देकर फिर वो डाउन हो गया बाजार, फिर दूसरा देखता है उसका हो गया। इसलिए हमें मिश्रित खेती करनी है, मल्टी लेयर माना सभी तरह की खेती करनी है मिलाकर,
मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है, हाँ, तो क्या एक क्या उगा बीघा में सकते हैं? जैसे हमने बताया उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। जैसे हमने प्रभाग में बांटा है इसको, अलग अलग फसलों में खाद्यान्न फसलें ले सकते हैं, पत्तेदार। दलहन तिलहन वाली ले सकते हैं, सब्जियां सब ले सकते हैं, फल वाली ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं और यहाँ सब तरह का हो रहा है। तो जब किसान देखता है आंखों से और बिना डीएपी यूरिया केमिकल के हो रहा है तो उसको फिर एक उत्साह आता है, एक उम्मीद जगती है कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे आबू में जितने किसान हैं, अगर वो मान लीजिए 1 साल ये ट्राई करते हैं तो उन्हें कितने सालों में मुनाफा मिलने लगेगा? पहले साल से मिलेगा, पहले 3 साल महीने बाद ही उसका पैसा इनकम होने लग जाएगा। और फसलों सिंगल फसलों में तो 5-6 महीना इंतजार करना पड़ता है और वो तो रिस्क है। और फिर ये एक ही फसल से उसको इनकम हुई। ओके, यहाँ ये मल्टी लेयर, जैसे मान लो परचूनी वाला एक दुकानदार होता है, वो सभी तरह का रखता है, नमक भी, मिर्च भी, मसाले भी। तो कोई ग्राहक क्या लेता है, कोई ग्राहक, तो रोजाना इनकम होती है ना। ऐसे किसान को सोचना पड़ेगा कि वो एक फसल न करे, बहु फसलें करें, मल्टी लेयर विधि से करें। ओके, ये तो आप मान लो एक एक बीघा जमीन है तो हम 4-5 बीघा जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो उसको 4-5 बीघा वाली उत्पादन कैसे ले, तो ये मल्टी लेयर विधि से ही मिल सकता है। ओके, तो ये विधि अगर दोस्तों आपको सीखना है तो आपको तपोवन आना पड़ेगा और आप 3 दिन की ट्रेनिंग्स देते हैं जी, और 3 दिन समय निकाल करके आए अभी, और फिर ये सीख करके आप अपने वापस घर पर कर सकते हैं, अपने गांव में जाकर। और थोड़े से शुरुआत कीजिए, आप जो से करते आए करें, लेकिन ये जो सीख कर जाते हैं ना थोड़े से, ताकि आपका अनुभव बढ़ेगा। और जैसे अभी अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप हमारी भी नहीं मानोगे, अपने आप ही करोगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अनुभव हो जाएगा। आप अपना एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं फिर। तो अगर किसान चाहें तो इस धरती को बेहतर बना सकते हैं, जलवायु परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो ये समझूंगा कि एक कहावत है, श्री राम जी का काम न चले हनुमान के बिना और हनुमान का काम न चले श्री राम जी के बिना। लेकिन श्री राम जी और हनुमान जी दोनों का भी काम न चले शिव भगवान के बिना जी। तो यहाँ भी संसार परिवर्तन, क्योंकि संस्कार यहाँ थीम है हमारी ब्रह्मा कुमारी की, कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन का आधार शुद्ध विचारों से किया हुआ तैयार आहार, अन्न है। तो ये संस्कार निर्माण में जो ये दोनों ही बहुत वैल्यूएबल, और आहार उत्पादन करता है हमारा किसान। तो मैं तो ये कहूँगा कि संसार परिवर्तन में भी भगवान शिव भगवान का काम न चले किसान के बिना, जी, और किसान का काम न चले खेती में शिव भगवान के बिना। तो एक और बात पूछना चाहूँगी कि राजस्थान से कितने किसान आते हैं ट्रेनिंग्स के लिए? ये अभी देखो कई प्रांत, जैसे राजस्थान सरकार ने इसको समझा, यूपी सरकार ने, आंध्र प्रदेश ने, उड़ीसा ने, तो ये धीरे धीरे ये अलग अलग जो जो मालूम पड़ रहा है, तो ये आत्मा योजना के तहत किसानों का, इनके पास फंड भी होता है ट्रेनिंग ऐसे बाहर जाकर कराने का, तो उस फंड को ही ये सदुपयोग करते हैं, किसानों को यहाँ भेजते हैं। तो कई प्रांतों से ये आ रहे हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे कि जैसे यहाँ से सीख के गए, अभी वो उनको मुनाफा मिल रहा है ऐसे? हाँ, वो देखो यहाँ 100 व्यक्ति आते हैं बैच में, अब वो यहाँ तो अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं 100 ही जाकर करते हैं, उसमें माइनस प्लस तो होता ही है, लेकिन शुरुआत ये कर रहे हैं। आपके पास एग्जाम्पल है शेयर करने के लिए? कोई हमारे पास में जैसे संपर्क करते हैं, हमारे पास से मोबाइल से फ़ोन करते हैं, इसका मतलब कर रहे हैं। और फिर आगे चलकर हम इसका एक आंकड़ा, एक मतलब पूरा वो भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा विस्तार होगा, तो उस रीति से हमारे पास में यहाँ सब कैसे उसकी समस्या हो तो तुरंत उसको वो मिले, तो ये आगे विस्तार करेंगे इसको। जी, कहते हैं कि राजस्थान के आसपास और नॉर्थ इंडिया साइड में सिर्फ गेहूँ और फिर सौंफ, वरियाली जो कहते हैं, या फिर हम मक्का आदि ज़्यादा उगा सकते हैं, और बाकी चावल हो या फिर जैसे आप कहते हैं पपीता हो, ड्रैगन फ्रूट्स हो, ये सब शायद एप्पल हो, ये नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में ये माउंट आबू, तो माउंट आबू आकर आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हम सब कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो उसके लिए टेक्निक्स चाहिए बस बस मल्टी एक लेयर। तो ज्ञान है, माना समझ खेती का, शाश्वत योगी खेती का, और फिर कम जमीन में हम अधिक उत्पादन, तो उसको लिए मल्टीलेयर पद्धति का जो विधि है, ये सब सीख सकते हैं जी। बिल्कुल अंतिम मोड पर पहुंच चुके हैं हम, तो बाय बाय करने से पहले, अलविदा कहने से पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं किसान भाइयों कि अभी ये आपका बहुत बड़ा दायित्व बनता है संसार परिवर्तन में, और ये सारी बीमारियां जो बढ़ रही है, सारे जो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, इनको वापस हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ये आपके द्वारा शुद्ध मन से शुद्ध आहार तैयार करके, प्रभु याद में जो आहार तैयार करके आप खिलाएंगे, स्वतः ही ये सब ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस आहार को तैयार करने के लिए आप बिल्कुल तपोवन पर आइए, निःशुल्क आप यहाँ पर आ सकते हैं, सीख सकते हैं और जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने आत्मा संस्था जो है उसके साथ संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप खुद आके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी आप मार्गदर्शन हमारे किसान भाइयों को और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपका भी। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई, मल्टीलेयर फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई, या जीवामृत कैसे बनाना है और प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स कैसे बनाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।